एक बुजुर्ग अपनी दबी हुई आवाज में कुछ खांसते हुए कहता है कि बेटी, तुमने क्या हमारी फैमिली की कहानी सुनी है? नॉक्सी रील्स, हमारे खानदान के बारे में क्या तुम जानती हो? क्या तुम्हें इतना पता है कि इस नॉक्सी रील्स में मेरी एक भतीजी हुआ करती थी जिसका नाम सेजल नॉक्सी रील्स था, और वो देखने में तो ठीक लगती थी मगर असल में वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहती थी। क्या तुमने उसकी कहानी सुनी है कभी? अगर नहीं तो चलो मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि उसने अपने पास एक मरमैन रखा हुआ था। बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से उसकी जिंदगी उसके कमरे की 4 दीवारों के अंदर ही कैद थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा बीमार होती जा रही थी। तभी उसकी जिंदगी में वो मरमैन आया, जैसे कि वो उसी की जिंदगी ही बन गया हो। इसीलिए तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपना मानने लगी, और उसकी वजह से शायद अब उसकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आने लगे थे। मगर वक्त तो करवट लेता ही है ना, और शायद उसका यही प्यार था जिसकी वजह से वो उस मरमन से कभी दूर नहीं रह पाई, और उसकी वजह से उसने उसे कैद करके रख लिया अपनी एक लेक के अंदर। और ये सारी कहानी एक बच्ची अपने दादाजी से सुन रही थी, और तभी सुनते हुए फिर वो कुछ सोचने लगती है, और फिर वो अपने दादाजी की तरफ नजरें उठाकर देखते हुए कहती है कि मगर जो जलपरियां होती हैं वो तो पानी में रहती हैं ना, मतलब समंदर के पानी में। और तभी उसके दादाजी कहते हैं कि हाँ, सेजल बहुत बड़े दिल वाली थी, तभी तो उसने उसे लेक में रखा था। और फिर वो कहती है कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि लेक में तो फ्रेश पानी होता है, मगर उन्हें तो समुंदर का खारा पानी चाहिए होता है ना। फिर उसे तो वो लेक एक तरीके से जेल जैसी लगती होगी। और ये बात सुन के उसके दादाजी खांसने लगते हैं। तभी फिर वो लड़की बात पूरे करते हुए कहती है कि मुझे ये प्यार कम और उसका पागलपन ज्यादा लगता है। और तभी फिर उसके दादाजी उसकी तरफ प्यार से देखते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी। और ये बात सुन के वो छोटी सी बच्ची कहती है, हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप ये बात मुझे बहुत बार बोल चुके हैं। ये बात वो अपने मन में सोचते हुए उसके पास ही सर रख के लेट जाती है और सोचने लगती है कि 100 बार मैं ये कहानी सुन चुकी हूँ, और शायद इसीलिए मेरा नाम भी उसके नाम पर ही रखा गया है, सेजल। लगता है दादाजी अपनी उस भतीजी से कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे। इन्हें बीमारी है भूल जाने की, तभी तो जब भी इन्हें मुझे देखकर कोई बात याद आती है तो सबसे पहले ये नॉक्सी रील की कहानियां सुनाने लगते हैं मुझे। पर सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि आज भी मतलब आजकल की दुनिया में क्या सच में कोई मरमैन हो सकता है क्या? नहीं, ये शायद एक कहानी है। मुझे नहीं लगता कि मरमैन आज की दुनिया में भी रहते होंगे। इसी बात ने आज तक मुझे झिंझोड़ कर रखा। शायद इसीलिए जब कहानी लीप लेती है सीधी 10 साल के बाद और हमारी सेजल उसी मेंशन में पहुंच जाती है, यहाँ पर उसकी ग्रेट ग्रैंड फादर की भतीजी रहा करती थी। उसके अंदर वो उत्सुकता अभी तक पड़ी हुई थी कि क्या सच में मरमैन होते हैं, और अगर वो होते हैं तो क्या उनकी उम्र बाकी इंसानों से ज्यादा होती होगी, और अगर वो सच में सच है और उसकी उम्र भी इंसानों से ज्यादा है तो क्या आज भी वो जिंदा है
इस मेंशन में। और ये सोच के साथ जब वो वहां पहुंचती है तो एक शख्स उसके आगे खड़ा होता है, जो उसे दूर से देखकर ही कहता है कि सेजल, तुम, ये सच में तुम हो ना? और तभी वो अपने मन में वही सवालों को दोहरा रही होती है। तो क्या आज भी वो यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा होगा, जिसने उसे लेक में छोड़ दिया, पहले कैदी बनाकर और बाद में उसे अकेला? क्या वो आज भी उसका इंतजार कर रहा होगा? यहाँ पर अजीब सा सन्नाटा था। तभी वो शख्स एकदम से उसके करीब आया और आकर कहने लगा कि सच में ये तुम ही हो, है ना? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारा चेहरा ही भूल जाऊंगा सेजल। हाँ, सच में मुझे यही लगा था। और ये बात कहते हुए वो एकदम से उसके हाथ को अपने गाल पर लगा लेता है और सामने खड़ी वो नन्ही सी सेजल अनजान थी इस आदमी से कि ये शख्स कौन है। और तभी वो शख्स उसके हाथ को अपने गालों से सहलाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई मिस यू सो मच। और तभी वो अपने मन में सोच रही थी कि क्या सच में वो अभी भी उसका इंतजार कर रहा होगा, या वो उससे बदला लेने के लिए बेताब होगा। आखिर इन दोनों में से क्या वजह हो सकती है? अगर वो अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्टोरी बैकग्राउंड की ओर जा चुकी है कि असल में मरमैन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और हम देखते हैं कि जो नन्ही सी सेजल थी, तब उसके पापा अक्सर उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आया करते थे, ढेर सारे, हर वक्त। पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था और इस बार भी वो फिर से कोई गिफ्ट लेकर आए हुए होते हैं। और जब वो अपना दरवाजा ओपन करके उन्हें एंटर आने को कहती है, तो जब वो अंदर आते हैं और ढेर सारे गिफ्ट के साथ कहते हैं कि ये देखो सेजल, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, सच में ये तुम्हें बहुत पसंद आने वाले हैं, यकीन मानो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं। और सच कहूँ तो मैंने इन्हें अपने स्पेशल सोर्स यूज करके मंगवाया है यहाँ पर, तुम देखना तुम्हें ये बहुत अच्छे लगेंगे। और इनसे मिलिए, ये है सेजल जो कि पहले थी। और तभी उसके पापा कहते हैं कि अरे इसे ध्यान से देखो, सच में तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि ये तुम्हें मिले हैं, सब लोग इन्हें पाना चाहते थे। और तभी वो नन्ही सी सेजल अपनी रूखी आंखों से उन गिफ्ट्स को देखकर यही सोच रही थी, क्या फायदा, जिस दिन मैं मर गई उस दिन ये सब कुछ यहाँ पे धरा का धरा रह जाएगा, तो फिर इन सब चीजों की क्या जरूरत है। और ये सब कुछ सच में मेरे लिए मंगवाया गया है, ऐसी चीजें भला कोई कैसे एक इंसान को दे सकता है। मैं बच्ची हूँ इनकी, यकीन नहीं आता, इनका प्यार भी अजीब है। और वो हंसकर अपने बाप की ओर देखने लगती है और तभी उसके बाप भी उसे अजीब सी हंसी के साथ देख रहे होते हैं। ये मुझे बाप कम और डरावना भूत ज्यादा लग रहा है। और ये है सेजल की कहानी। वो कहती है कि हमारे नॉयक्स फैमिली में कहा जाता है कि सारे के सारे खानदान के लोग पागल हैं। हाँ, पर मैं भी इसी खानदान की हूँ। पर सच कहूँ तो जो मर्जी हो, मैं अपने इस बाप के जैसा नहीं बनना चाहती। सेजल छोटी सी थी तो वो अक्सर अपनी माँ को मिलने आया करती थी और जब उसके बाप उसे देखते थे तो कहते थे, तुम यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो? मैंने मना किया है ना तुम्हें यहाँ पर आने से। और सेजल कहती है, मुझे पता चला है मेड से कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस उनका हाल चाल पूछने आई थी, उन्हें एक बार देखने आई थी। और ये बात सुन के उसके पापा कहते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ ठीक नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पर ऐसे देखेगी तो वो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। मगर सेजल को तो कुछ और ही नजर आता था।
वो सोचती थी कि मेरे पापा मेरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो यही कहते हैं कि इसको प्यार कहते हैं, कि क्या किसी को कैदी बना के कमरे में रखना इसी को प्यार कहते हैं। और अपने पापा से इनकार सुन के वो वहां से वापस चली जाती है अपनी माँ से बिना मिले। और उसके पापा पीछे से चिल्लाते हुए यही कह रहे होते हैं कि वापस मत आना यहाँ पर दोबारा। और वो मन में सोच रही होती है कि मेरी मम्मा की जब से पापा के साथ शादी हुई है तब से वो इसी कमरे में ही रहती हैं। जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था कहते हैं कि तब वो और ज्यादा कमजोर हो गई थी, पर अगर वो कमजोर ना भी होती मुझे जन्म देने के बाद, वो वैसे भी बीमार ही रहती। ये लोग इसे प्यार कहते हैं, पर मुझे ये ऑब्सेशन लगता है, पागलपन सच में। और वो यही सोच रही होती है। कुछ घटनाओं के बाद उसकी भी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और वो अपने मन में सिर्फ एक ही चीज अभी भी सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा किसी को कैद करना अपने प्यार में बिल्कुल नहीं। और तभी एक आवाज आती है उसे दूर से अपने पापा की कि तुम्हारी माँ आखिरी सांस तक तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोल रही थी मुझे, इसलिए अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें ठीक होना होगा सेजल। और वो अपने मन में सोचने लगती है कि मैं भी तो मेरी माँ पर ही गई हूं ना, कमजोर और वीक, शायद इसीलिए तो मैं भी बीमार ही रहती हूँ। मौत कब आ जाए पता नहीं। जब मैं खांसती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मेरे लंग्स फट जाएंगे। बस सब दवाइयाँ देते हैं, कोई प्रॉमिस नहीं करता कि मैं पक्का ठीक भी हो जाऊंगी या नहीं, क्योंकि शायद सब जानते हैं कि अब मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं दिन गिन रही हूं कि मौत कब आकर लेकर जाएगी मुझे। और इसके बावजूद भी उसके पापा का उसे गिफ्ट देने का सिलसिला चलता रहता है। और एक दिन वो फूलों से भरे गुलदस्ते को फेंक देती है जमीन पर। और तभी फिर एकदम से मेड चिल्लाती है, माय लेडी आप ठीक तो हैं? और तभी उसके पापा कहते हैं, सेजल मेरी बात तो सुनो। और तभी वो गुस्से में अपने पापा की ओर देखकर कहती है कि मैं आपसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे इस वक्त कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, अब और गिफ्ट मत लेकर आइए, बस कीजिए आप। जब वो ये सब चिल्लाकर बोल रही होती है तभी उसकी नजर पीछे की ओर जाती है कि ये पर्दा और ये इतना बड़ा क्यों है। और तभी फिर वो कहती है, अब ये इस बार आप क्या लेकर आए हैं? और उसके पापा उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ, ये काफी बड़ा लग रहा है ना, उत्सुक हो तुम जानने के लिए? और तभी फिर वो कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं जानना है, वैसे भी क्या फायदा जानकर के इसके पीछे है क्या, क्योंकि मैं तो मरने वाली हूँ ना, सब यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। अपने मन में वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके पापा कहते हैं कि चलो आखिरकार मैं तुम्हारी उत्सुकता को दूर करता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ इसके पीछे क्या है। और फिर वो कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना आपसे कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस वक्त, आप प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। और तभी उसके पापा कहते, अरे यार ऐसा क्यों कर रही हो, बस एक बार एक नजर इसे देख लो ना, फिर तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। एक बार सेजल इधर आंखें खोलकर देखो जरा। और तभी फिर वो उसे ये बोलते हुए एकदम से उस कर्टन को उठा देते हैं जो इस गिफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है। वो बच्ची जो अब तक झिझक रही थी सामने की ओर देखने से, जब वो सामने देखती है तो उसकी आंखें तो मानो फटी की फटी रह जाती हैं। जब वो इतनी खूबसूरत क्रिएचर को देखती है कि ये क्या है, वो एक छोटा सा बच्चा जो अभी सो रहा था, एकदम से पर्दा उठने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों को देखकर वो हैरान होकर उसे देखते हुए अपने पापा से कहती है कि पापा क्या ये सच में है ना? और तभी उसके पापा कहते हैं, हाँ
तुमने ये पहली बार देखा है ना? ये कितना खूबसूरत है। और तभी फिर वो उसके पास आती है, वो पानी की टंकी के अंदर उसे उस मरमैन को देखकर कहती है कि हाँ, ये सच में एक मरमैन है ना पापा? क्या ये सच में होते हैं? और शुरू में ही हम देखते हैं किस तरीके से सेजल एकदम से अपने सामने मरमैन को देख के हैरान हो जाती है और अपने पापा से कहती है, क्या सच में ये मरमैन है? ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी उसके पापा बताते हैं कि हाँ, ये सच में मरमैन ही है। हमारी इस दुनिया में बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं। और क्या तुम्हें पता है, हमारे पास जो जंगल है, जंगल के पीछे जो एक समुंदर जाता है बहुत ही बड़ा, वहां पर ऐसी बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। मैं इसे वहीं से लेकर आया हूँ क्योंकि तुम वहां पर जाकर इसे नहीं देख सकती ना, तुम बीमार जो हो, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे तुम्हारे लिए यहाँ पर ले आऊं। अब ये तुम्हारा है, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा है। क्या ये तुम्हें पसंद आया? सेजल उसकी आंखों में जैसे खो सी गई थी और वो देखकर यही सोच रही थी कि इस पानी के अंदर भी इसकी ये स्किन कितनी प्यारी लग रही है और इसकी बॉडी और बाल ऐसे शाइन कर रहे हैं मानो सूरज की रोशनी पड़ रही हो। और इसके जो पीछे की पूंछ है उसके रंग कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुदरत का करिश्मा देख रही हूँ। क्या ये सच में मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ? उसे यकीन नहीं था कि कोई ऐसा भी दिख सकता है। और ये वही वक्त था, यहाँ से ये कहानी एक नए मोड़ की ओर चले गई। वो शांत सी रहने वाली सेजल अब कुछ और ही बन गई थी और मुस्कुराते हुए वो कहने लगी, शुक्रिया डैडी, मुझे ये बहुत पसंद आया। सेजल अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहती है कि नॉक्सीलैक्स ये जो खानदान है ये शराबित है, क्योंकि आगे के आगे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, जा तो कुछ लोग पागल होते हैं, जा बीमार। और मैं उसका सबसे बुरा अंजाम थी, क्योंकि मेरी तो पैदाइश ही वीक हुई थी और मेरे हिस्से में पहले ही लिख दी गई मौत। और शायद मेरी माँ के भी आखिरी अल्फाज इसलिए यही थे कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, उसे खुश रखने की कोशिश करना। पर मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि मुझे बस मौत आ जाए ताकि मैं इन सब चीजों से आजाद हो जाऊं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और अब मैं अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर थी जहां पर मैं चाहती थी कि कुछ भी करके जा तो मुझे मौत आए, जा मैं खुद को मार लूं, क्योंकि अब मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए थी। पर तभी इस मरमैन की एंट्री हुई मेरी जिंदगी में और अचानक से मेरी जिंदगी बदल सी गई। ये मेरी कहानी है और अगर मैं ही मर जाती तो ये कहानी कौन सुनाता? क्योंकि ये कहानी तो सिर्फ मैं ही लिख सकती थी ना, मेरी और मरमैन की कहानी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा और अब सेजल पहले से ज्यादा चहचहाने लगी और इस सूने से महल में भी ऐसे लग रहा था मानो बहार सी आ गई हो। तभी तो सेजल सज धज के तैयार होके रोज उस मरमैन के सामने खड़े हो जाती और कहती, हाय, मेरा नाम सेजल है, सेजल नॉक्सीरियल्स। हाँ, मैं इस खानदान की वारिस हूँ। अरे सच कहूँ तो तुम्हारी सिचुएशन देख के यकीन नहीं आता कि तुम कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे हो। मतलब ये कि समुंदर में रहने वाले को कैद करके रखा है यहाँ पर, मगर फिर भी तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा हसीन। मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं देखा। सबसे ज्यादा तो मुझे तुम्हारी आंखें पसंद है, ये बहुत खूबसूरत हैं, ये बिल्कुल मेरी माँ की जैसी हैं। तुम्हें देखकर
मुझे मेरी माँ की याद आने लगती है। सच कहूँ तो वो बहुत ही बदकिस्मत औरत थी और वो मरमैन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। और तभी फिर वो अपनी बात पूरे करते हुए कहती है, हाँ क्या कर सकते हैं, वो बदनसीब औरत अब इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उसे याद जरूर करती हूँ। और तभी ये बात सुन के मरमैन थोड़ा सा उदास हो जाता है, मानो वो उसके दर्द को जान रहा हो। और तभी फिर वो कहती है कि ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, ये कैसा लग रहा है, ये अच्छा है ना? ये जिंदा नहीं, ये जिंदा जानवर को स्टफ करके रखा है। ये गिफ्ट है मेरे पापा का, उन्होंने मुझे ये दिया है। मैंने जब इनकार किया कि मुझे इसे नहीं रखना, तो उन्होंने शो पीस बना के तैयार करके इसे मेरे सामने टिका कर रख दिया। फिक्र मत करो, ये सब मैंने नहीं किया है, कहा ना, मेरे पापा ने ही ये सब कुछ किया है। उन्हें ही ऐसी चीजें पसंद है, जिंदा जानवरों को इस तरीके से शो पीस बना के रख देना। पता नहीं कैसे कर लेते हैं वो ये सारी चीजें। सच कहूं तो मेरी माँ भी उनके लिए एक शो पीस ही थी, जिसे वो सिर्फ अपने कमरे में सजा कर रखते थे। हाँ, शायद उनका नसीब ही ऐसा था, तभी तो उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताई। अब इसके मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर हाँ, ये प्यार बहुत ही गंदी चीज है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, और तुम कहाँ से आए हो? समुंदर से, है ना? देखने में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा ना, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि समुंदर कैसा दिखता होगा, क्योंकि मैं तो कभी यहाँ से बाहर गई ही नहीं ना। क्या वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, एक लेक से भी ज्यादा? और क्या हो अगर मैं उस समुंदर के अंदर चली जाऊं, उसकी लहरें मुझे दूर तक ले जाएंगी या मुझे डुबा देंगी अपने ही अंदर। और अगर इन दोनों में से कुछ भी होगा तो सच कहूं, मेरे लिए दोनों ही चीजें बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि मैं उसे एक बार देख तो पाऊंगी, उस समुंदर की गहराई और खूबसूरती को। हाँ, ये दोनों चीजें सही है ना मेरे लिए। इसी बहाने मैं यहाँ से और इस अकेलेपन से निकल तो पाऊंगी। वो अपनी यादों में खोई हुई थी और तभी फिर वो कहती है कि मेरी कहानी है ये, इसलिए मैं तुम्हें सुना रही हूँ। पर तुम्हारी कहानी क्या है? तुमने मुझे अपने बारे में अब तक कुछ भी नहीं बताया है। मैं पागलों की तरह सुबह शाम दिन रात तुम्हें देखती रहती हूँ, खाना पीना सब कुछ भूल चुकी हूँ मैं, अब कुछ भी नहीं करती हूँ। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुम्हारी जिंदगी कैसी है। बहुत ही अजीब लगता है मुझे, या ये कहूँ कि जलन होती है, जब मैं तुम्हें आजाद इस पानी में घूमते हुए देखती हूँ। ऐसे लगता है कि तुम कितने आजाद हो, जो आराम से इस पानी के अंदर तैर सकते हो। इसलिए अब बारी तुम्हारी है कहानी सुनाने की। मैंने एटॉमनी की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। तुम्हारा शरीर बिल्कुल इंसानों की तरह है, तो तुम बोल भी सकते होगे ना। अगर तुम नहीं बोले तो लगता है मुझे ही तुम्हें पानी से बाहर निकालना होगा और अपने हाथों से तुम्हारे इस गले को दबाना होगा, ताकि तुम्हारे फेफड़े फूलने शुरू हो जाएं और तुम्हारे हलक से जो तुम्हारी जुबान है वो बाहर आए। और जुबान जब बाहर आएगी तो तुम कुछ तो चिल्लाते हुए बोलोगे ना, और तब तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि तुम पहले ही बोलो, है ना। और सेजल के मुंह से ऐसी बातें और उसका डरावना सा चेहरा इमेजिन करते हुए मरमैन तो एकदम से डर सा गया था। उसे लगने लगा था मानो
उसने एकदम से मौत को सामने देख लिया हो, और तभी फिर वो कहता है कि बोल सकता हूं मैं, हाँ मैं बोल सकता हूं, और मैं बोलूंगा जो तुम कहोगी। और ये बात सुन के सेजल तो मानो खिल उठी थी, शायद यही तो वो सुनना चाहती थी। इस तरीके से सेजल बहुत ज्यादा खुश होती है मरमन की आवाज सुन के कि फाइनली वो कुछ बोला, और वो रोते हुए बोला था। तो वो उसकी आंखों को गौर से देखते हुए सोचने लगती है, तो आखिरकार इसके आंसू कोई जेवरात हीरे मोती नहीं बनते हैं, ये सब वहम होता है। और फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है, कई महीनों तक फिर से वो मरमन खाना खाना बंद कर देता है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मुझे ये नहीं पता कि इसे कौन सा खाना खाना पसंद है, इसलिए मैंने हर एक चीज इसे खिलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि इसे फिश तक अंदर भेजी, मगर इसने उनको हाथ तक नहीं लगाया। और कुछ वक्त के बाद तो वो एकदम से चुप सा हो गया, उसने बोलना तक बंद कर दिया। बस कुछ महीनों के बाद यही पता चला कि उसका नाम मेल है, और कुछ भी नहीं। उसने उसके बाद से जैसे चुप्पी सी साध ली हो। वो ना पलटकर अपनी पीठ घुमाकर सेजल को देखता और ना ही उसे कुछ कहता। बहुत महीने हो चुके थे, बिना कुछ खाए बिना कुछ बोले वो चुपचाप वहां पे रह रहा था, मानो जैसे उसे कुछ होश आ गया हो। और ये सारी चीजें देखकर सेजल एकदम से अंदर से टूट रही थी कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। अगर ये भूखा रहेगा तो क्या ये मर जाएगा? क्या मेल सच में, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत देर तक भूखा रहे और फिर वो एकदम से, नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। मगर मेल की हालत सच में अब गिरने लगी थी। अब वो कुछ और ही तरीके का होने लगा था, टूटा हुआ सा। और वो अपने मन में सोच रही थी कि अगर मैं इसके जो आसपास हड्डियों के पर बने हैं, अगर मैं उन्हें उखाड़ दूं, तो क्या वो चिल्लाने के लिए अपनी आवाज बाहर निकालेगा? क्या फिर मैं उसकी वो खूबसूरत सी आवाज सुन पाऊंगी? पर अगर वो आवाज सुनने से पहले उसे कुछ हो गया तो? अगर सच में भूखे रहने से इंसानों की जान जाती हुई तो? और अगर ये भी इंसानों की तरह सच में मर गया तो? वो बेचारी जो इस वक्त रास्ता ढूंढ रही थी किताबों के जरिए और उसके बारे में लिख रही थी, अब उसकी निब टूट चुकी थी। और वो यही सोच रही थी कि अगर इसका अंत भी मेरी माँ की तरह हुआ तो क्या होगा? तो क्या अंत में मैं फिर से अकेली रह जाऊंगी और ये मेरी माँ की तरह इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा? क्या सच में? और ये चीज सोचते ही उसकी मानो अंदर से आत्मा झिंगुड़ सी गई हो, और इसलिए तो वो बेकाबू हो गई कि नहीं, इसे कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसे कैसे मर सकता है? मैं इसे ऐसे नहीं मरने दे सकती। और ये सोचते हुए ही जब उसकी रूह कांप उठी तो उसने उसी डायरी को उठाकर उसी टैंक पर मारा और कहा कि उठो, बहुत हो चुका है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, बताना मुझे। मैंने तुम्हें खाना दिया, सोने को दिया, तुम जो चाहते हो मैं वो करती हूँ, तुम्हारे साथ वक्त बिताती हूँ, तो फिर तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो और कुछ खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं रेंगते हुए तुम्हारे पास आऊं तो मैं इस पूरी जमीन पर रेंगने के लिए तैयार हूं। अगर तुम चाहते हो मैं रोऊं तो मैं रोने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हें पैसा, सोना, चांदी चाहिए, मैं सब तुम्हें दूंगी, ये सारा महल तुम्हें दे दूंगी। बस यहाँ से जाने के अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो मुझसे। वो बेसब्र हो चुकी थी और चिल्लाते हुए कहती है, उठो, अब मेरे साथ बात करो, मैंने कहा ना उठो। और ये बात बाहर के सोल्जर सुन के एकदम से परेशान हो जाते हैं। उन्हें खतरे का एहसास होता है, इसलिए वो बिना पूछे अंदर की ओर आते हैं और कहते, माई लेडी सब ठीक तो है? और अंदर आकर देखते हैं कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया होता है चिल्लाते हुए।
और वो फिर और चिल्लाने लगती है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, सुना तुमने। और जब ही गार्ड अंदर आते हैं तो फिर वो एकदम से चुप और शांत हो जाती है। और तभी उसमें से एक गार्ड कहता है कि क्या इस मरमैन ने माय लेडी आपको परेशान किया है। और वो उन्हें गुस्से से देखकर कहती है निकलो यहाँ से। और वो कहते पर मैडम मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। और ये बात सुनते ही वो दोनों एकदम से कांपने लगते हैं और अपने पैर पीछे की ओर करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कीजिएगा माय लेडी, माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत के बिना आ गए। और ये बोलते हुए वो अपने कदम पीछे लेकर उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। और सेजल को लगता है शायद उसने सब कुछ संभाल लिया, मगर ये तूफान से पहले के आने वाली शांति थी, क्योंकि वो गार्ड थे और उन्हें उसका ध्यान रखने के लिए कहा गया था। और तभी ये सारी बातें उसके पापा तक पहुंच गई और उन्होंने कहा कि क्या सच में ये सच कह रहे हैं। और तभी उनका सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि हाँ, बहुत सारी आवाजें आई गार्ड्स को और कमरा भी उथल पुथल हुआ पड़ा है। और डॉक्टर भी बता रहे हैं अगर ये सब लगातार चला तो मैडम सेजल फिर से बहुत ज्यादा बीमार हो सकती हैं और फिर कोई रास्ता भी नहीं होगा उन्हें बचाने का, इसलिए हमें कुछ देखना होगा। और तभी उसके पापा कुछ सोचते हुए कहते हैं कि मुझे वो चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए जो उसकी बीमारी को बढ़ाए। मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ हर हालत में। और ये सारी चीजें भी उसके लिए इसलिए आती हैं ताकि उसके अंदर जीने की चाह जगे। पर अगर उसकी जीने की चाह उसे मरने को मजबूर कर रही है तो मैं उन सब चीजों को उससे दूर कर दूंगा, बिल्कुल दूर, ताकि वो ठीक हो सके। और इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद। यहाँ पर हम देखते हैं सेजल अपने बिस्तर पर पड़ी होती है और बहुत वक्त के बाद उसे होश आता है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है उसे ऐसे लगता है मानो उसका बदन और उसका सर भारी हो चुका हो। वो हिम्मत करके उठकर बैठती है और खुद को संभालते हुए बेचारी खोसने लगती है कि सच में ये शराबित बॉडी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मैं कब ठीक होंगी। हाँ, ये सोचते हुए वो सामने की ओर देखने लगती है और तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है कि मेल कहाँ पर है। यहाँ पर मेल तो है ही नहीं। और एकदम से जैसे उसकी बॉडी फ्रोजन सी हो गई हो। वो तसल्ली करने के लिए फटाफट जमीन पर आती है और आगे बढ़ने लगती है कि क्या सच में ये मेरी आंखों का कोई धोखा नहीं है, है ना? मेल नहीं है। क्या सच में वो यहाँ नहीं है? वो अच्छे से इधर उधर देखने लगी, पर फिर एकदम से उसे यकीन हुआ कि हाँ, वो यहाँ से जा चुका है। और तभी वो चिल्लाने लगी जोर जोर से कि मेल यहाँ पर नहीं है। वो जा चुका है क्या? वो गायब हो गया मेरी जिंदगी से। ऐसे कैसे गायब हो गया वो? हम देखते हैं कि सेजल एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये अचानक से क्या हो गया। उसके सामने का मंजर बदल सा कैसे गया है। जो मरमैन अभी यहाँ पर था वो अब यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना आपा खो बैठती है और बाहर आकर सारी मेड पर अपना गुस्सा निकालती है और सब चिल्लाते हुए कहती है माय लेडी प्लीज आप देखिए आप क्या कर रही हैं। और फिर वो चिल्लाते हुए एक मेड के ऊपर कहती है कि बताओ मुझे तुमने मेरे उस मरमैन को कहां पर छुपा कर रखा है, सच बताओ। और तभी फिर वो मेड बेचारी हकलाते हुए कहती है कि हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता वो कहां पर है माय लेडी, हमें कुछ नहीं पता। और ये बात सुन के सेजल कहती है अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब उसे मेरे बाप ने कहीं छुपा के रखा है ना?
तो ये बताओ कि ड्यूक कहाँ पर है? और पीछे से खड़ी मेड सेजल के इस जुनून को देखकर कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो सुबह ही यहाँ से निकल गए, हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर चले गए हैं। और तभी सेजल एकदम से अजीब सा बर्ताव करने लगती है और कहती है कि क्या सच में तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, तुम लोग बेकसूर हो? और तभी सारी मेड्स इकट्ठी होकर कहती है, माय लेडी हमें सच में माफ कर दीजिए, हम लोग कुछ नहीं जानते, प्लीज छोड़ दीजिए इसे भी प्लीज। और ये बात सुनते ही सेजल गुस्से में आकर अपना हाथ ऊपर उठाती है उसे मारने के लिए। और तभी जो मेड एकदम से नीचे डरी हुई सहमी सी बैठी थी वो और ज्यादा खौफ में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, लेक पर है वो। और ये बात सुनते ही सेजल के हाथ मानो रुक से गए थे जो अभी उस मेड को मारने के लिए ऊपर उठे थे। और तभी फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है कि क्या कहा तुमने? लेक पर? और तभी वो मेड एक गहरी सांस लेकर कहती है, जी हाँ, ग्रेस, माय ग्रेस उसे वहां पर लेकर जा चुके हैं। और ये बात सुनकर वो और बेकाबू हो जाती है और सीधा जंगल की ओर भागने लगती है। सारी मेड्स उसका पीछा करने लगती हैं और कहती है कि मैडम प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, आपकी वजह से हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, प्लीज आप धीरे चलिए, आप बीमार हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी नौकरी पे पड़ सकती है, आप प्लीज धीरे चलिए माय लेडी। मगर सेजल को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। यहाँ तक कि वो बीमार थी मगर फिर भी उसकी मेड्स उसके मुकाबले उतनी तेज नहीं दौड़ पाई और आखिरकार थक हार कर उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा, क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि अब इससे आगे उसका पीछा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जंगल पार हो चुका है और सामने बस लेक बाकी रह गई है। और देखते ही देखते वो दौड़ते हुए उस लेक के पास आकर पहुंच गई, जहां पर उसके पिता उस मरमैन को लेकर आए हुए थे। सेजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने सामने के मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से उस बेचारे मरमैन को तलवारों के पीछे रखा गया है। क्या वो सच में उसे मारने वाले थे? और जब वो अपना कदम आगे बढ़ाते ही है तभी उसके पिता चिल्लाते हुए कहते हैं, सेजल! और वो इससे पहले कि अपने बाप की आवाज से वहां पर रुकती, तभी उसके कानों में एक और आवाज आती है और वो आवाज थी मरमैन की, जो उधर से बेचारा चिल्लाते हुए मदद के लिए उसे पुकारता है और कहता है, सेजल। उसकी आंखों का पानी सेजल को साफ नजर आ रहा था और तभी फिर वो अपने कदम बिना डरे हुए आगे बढ़ाती है और उसके पिता चिल्लाने लगते हैं, सेजल तुम यहाँ पे कर क्या रही हो आखिर? और तभी वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा गार्ड के पास आकर कहती है कि मैंने कहा अपनी तलवार हटाओ सामने से। और गार्ड कहते हैं कि ये आदेश हमें ड्यूक से मिला है। और तभी फिर वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम तलवार सामने से हटा रहे हो या मैं तुम्हारा हाथ काट दूं। और ये बात सुन के दोनों गार्ड एकदम से खौफ के मारे पीछे हट जाते हैं और बेचारी सेजल उस मेल को देखने लगती है। और ये देखकर उसके पापा को गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि सेजल तुम पागल हो गई हो, तुम ये कर क्या रही हो, जाओ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और तभी फिर वो कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। और वो गुस्से में आकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना होगा, आज इस मरमैन से मैं तुम्हें छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगा, इसकी वजह से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। और फिर वो शांति से कहती है कि मगर ये तो आपने मुझे तोहफे में दिया था ना, मगर तुम्हारी हालत हद से बदतर खराब होती जा रही है, अगर तुम्हें ये सच में चाहिए तो पहले तुम्हें ठीक होना होगा। और तभी सेजल बिल्कुल शांत होकर अपने पापा को देखकर कहती है कि ये मेरा है और ये मेरा ही रहेगा, आप मेरे पिता हैं जिससे मेरी माँ प्यार करती थी।
इसलिए आपको कुछ नहीं कहूंगी, मगर अगर किसी और ने इसके साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। अपनी खुद की बेटी सेजल के मुंह से ऐसी बातें सुन के उन्हें गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, सेजल, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? और तभी फिर वो अपनी आवाज और ज्यादा ऊंची करते हुए कहती है कि अगर किसी ने इसकी तरफ हाथ उठाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगी, अगर किसी ने इसे देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल दूंगी, और अगर इसने किसी को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी, क्योंकि ये मेरा है। ये मरमैन सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मेरा। और अगर तुमने मुझे इससे दूर करने की कोशिश की तो मैं मरते दम तक तुम्हें बद्दुआएं दूंगी। और तभी उसके बाप को उसके आगे झुकना ही पड़ा और आखिरकार वो लोग वहां से चले गए। और हमारी सेजल मेल से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर रह पाओगे, तुम्हें ठीक महसूस होगा? तो वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर क्या बुराई है। हर सेजल कहती है, तुम तो समंदर में रहे हो ना, समंदर खारा पानी होता है और ये पानी वैसा नहीं है। तो सच सच बताओ, क्या तुम यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे? तुम्हारे लिए सही रहेगा? ये बात वो बहुत ही प्यार से हमारे छोटे से मेल को देखकर कहती है। और तभी मेल को वो कहती है कि देखो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें टैंक में फिर से डाल सकती हूँ, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। और वो सामने पड़ी घास को पकड़ते हुए कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं कहाँ पर हूँ। और ये बात वो आंखों में आंसू भर के कहता है। और तभी सेजल उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाती है और सोचने लगती है कि ये रोते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है, जबकि इसके आंसू जो नीचे बह रहे हैं उसकी वजह से मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसे ऐसे रोते हुए देखना, पर फिर भी इसकी खूबसूरती मेरे अंदर ही अंदर घर कर रही है। ये कितना प्यारा लग रहा है। और सच कहूं तो अब एक ही चीज रह गई है कि ये सिर्फ मेरा है, और अब मैं इसे अपने आप से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। और सच कहूं तो अब मुझे इसकी हर एक चीज अपनी तरफ खींचने लगी है, और ये वो फीलिंग है जो मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ इस वक्त। ये वो वक्त था यहाँ पर जज्बातों में बहकर किसी ने एक ऐसा फैसला लिया कि अपने ही प्यार को उस लेक के अंदर रख लिया, कैदी बना के। क्या सच में ये प्यार था या पागलपन, या उसे खोने का डर? इसे किस चीज का क्या नाम दिया जाए पता नहीं, पर ये सारी कहानी सेजल अपनी उस किताब में लिख रही थी। अपने एक एक जज्बात को उसने पिरो रखा था उस मेल की बुक में, जिसमें वो साफ बता रही थी कि शायद ये पागलपन होगा। उसने बहुत बार मेल को बोला कि वो उसके साथ वापस जाए, मगर वो नहीं माना। तो वो उसे लेक पर छोड़कर आ गई, ये वादा करके कि वो उसे रोज मिलने आया करेगी। पर जैसे ही वक्त बीतने लगे उसकी तबीयत और खराब हो गई, और फिर वो कहने लगी कि आज मैं फिर नहीं जा पाऊंगी क्या। और तभी पास खड़ी मेड कहती है कि मैम, आप बाहर जाने के बारे में सोचिएगा भी मत, आपकी हालत बहुत खराब है, अगर आप बाहर गई तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और ये बात सुन के वो कहती है, मैं समझ सकती हूँ। और फिर खुद को देखने लगती है कि मैं और भी ज्यादा वीक होती जा रही हूँ। मैंने मेल से वादा किया था उससे मिलने का, पर मैं घर से निकल ही नहीं पाई उस दिन के बाद से। ये बॉडी दिन ब दिन ठीक होने की बजाय और वीक होती जा रही है। सच कहूँ तो अब खुद पर भी काबू नहीं रहा। कितना कमजोर महसूस कर रही हूँ मैं। शायद उस दिन सारी जान लगा दी थी सेजल ने, इसलिए अब वो और ज्यादा वीक हो गई थी। और तभी फिर वो कुछ सोचते हुए मेड की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? और ये बात सुन के मेड कहती है, जी हाँ माई लेडी। और तभी फिर सेजल कहती है, तो ठीक है, आज से मैं मरमैन को लेटर भेजूंगी तुम्हारे थ्रू,
और फिर वो कहती है कि क्या। हम देखते हैं कि किस तरीके से सेजल मेड से कहती है कि उसे पढ़ना लिखना आता है या नहीं, और फिर वो कहती है जी मुझे आता है। तो फिर वो कहती है मैं आज से उसे लेटर लिखना शुरू करूंगी। और ये बात सुन के मेड कहती है कि क्या मुझे परमिशन है आपके लेटर पढ़ने की। और तभी फिर सेजल कुछ सोचते हुए कहती है हाँ मैं जानती हूँ ऐसा नहीं कर सकते, मगर फिर भी अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मरमैन को पढ़ना लिखना आता होगा मैं ये नहीं मानती, इसलिए तुम्हें ही मेरे मैसेज डिलीवर करने होंगे। जब तक मैं बीमार हूँ तुम्हें मेरे सारे मैसेज उसके तक पहुँचाने होंगे और उसका संदेश मुझ तक लेकर आना होगा। और तभी मेड कहती है जी मैडम मुझे मंजूर है। और उस दिन के बाद से सेजल ने उसे लिखना शुरू कर दिया कि हेलो मेल, कैसे हो तुम ठीक तो हो ना। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर अभी बर्फ नहीं पड़ी है, ना ही पानी जम चुका होगा लेक का, मगर फिर भी मुझे लग रहा है अकेलेपन की वजह से तुम्हें ठंड जरूर लग रही होगी। तुम्हें आदत है बड़े से समुंदर में रहने की, और अचानक से तुम्हें इस लेक में लाके रख दिया गया है। तुम्हारे लिए शायद मुश्किल होगी ना, क्योंकि आसपास भी कोई अपना ना हो शायद। क्या तुम्हें याद आ रही है मेरी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो तुम बिना झिझके मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे पास आऊंगी तुमसे मिलने। बहुत वक्त हो चुका था उसे रोज लेटर लिखते हुए, मगर उसके उस लेटर का कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर एक दिन सेजल ने इसी उम्मीद से पूछा कि डॉल्फिन क्या मेल ने आज भी कोई जवाब नहीं दिया। और तभी फिर वो सर झुकाते हुए कहती है कि नहीं मैडम, कोई जवाब नहीं दिया, उसने कुछ नहीं बोला। और तभी फिर वो सोचने लगती है हाँ क्या कर सकते हैं, मगर फिर भी मैंने उसे लेटर लिखना नहीं छोड़ा, क्योंकि शायद अब मेरे पास अब यही एक रास्ता था उसके साथ जुड़े रहने का, ताल्लुकात रखने का। अगर ये भी छोड़ देती तो शायद सब कुछ टूट जाता। इसलिए तो मैंने उससे लेटर लिखना बंद नहीं किया, भले ही उसका जवाब आए या ना आए। और धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। और एक दिन जब डॉल्फिन वहां पहुंची तो वो बुखार से तप रही थी और वो चिल्ला रही थी लेडी, माय लेडी, आप ठीक तो है? माय लेडी, आप ठीक तो है ना? और तभी फिर वो अपनी धीरे से आंखें खोलती है और कहती है डॉल्फिन ये तुम हो? और वो कहती है कि हाँ माय लेडी मैं हूँ, मैं आपकी दवाई लेकर आई हूँ। आप ठीक तो है ना? चलिए उठिए, क्या आप उठ पाएंगी? मैं आपको दवाई देना चाहती हूँ। और ये बात सुन के सेजल कहती है ये छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या लेटर लेकर गई थी तुम आज वहाँ? मेल ने कोई जवाब दिया क्या? कुछ जवाब आया वहाँ से? और तभी फिर वो कहती है दवाई तैयार करते हुए हमारी सेजल की कि नहीं मैडम, कोई जवाब नहीं आया है, पर आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि उसका जवाब एक ना एक दिन जरूर आएगा। आपको कोशिश करती रहनी होगी ताकि वो आपके साथ जुड़े रहे, है ना? आप फिक्र मत कीजिए, आप इतनी तंदुरुस्त तो है ना कि आप लेटर लिख सकें, है ना? और तभी ये बात सुन के सेजल कहती है शुक्रिया। और फिर वो कहती है इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है मैडम, आप बस हिम्मत रखिए और इतने तंदुरुस्त रहिए कि आप लेटर लिख सकें। और आप लेटर लिखकर मुझे दे दीजिए, आप बेफिक्र रहिएगा, आपका लेटर मैं सही जगह पर पहुंचा दूंगी। मैं पक्का मेल को देकर आऊंगी वो लेटर। और ये बोलते हुए उसके गाल मानो लाल से हो रहे थे। और फिर सेजल अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि लगातार की कोशिश करने के बाद एक दिन मेड जब वापस आई तो वो एक अजीब सा, या ये कह सकती हूँ कि तसल्लीदार जवाब लेकर आई। बहुत वक्त से मैंने उसे कोई भी लेटर नहीं लिखा था, कह सकते हो एक हफ्ता हो चुका था। और तभी अचानक एक दिन आकर मेड ने कहा कि वो बात कर रहा था। और ये सुन के सेजल हैरान हो जाती है कि क्या सच में? क्या कहा उसने?
और तभी फिर वो बताती है कि उसने कहा कि तुम कैसी हो, तुम उससे मिलने क्यों नहीं आई, और फिर ये भी कहा कि अब आपने उसे लेटर लिखना बंद क्यों कर दिया है, सब ठीक तो है ना। और जैसे आपने मुझे समझाया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और तभी सेजल अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है कि क्या सच में, क्या कहा तुमने। और मेड बताती है कि मैंने यही कहा मैडम कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और अपने काम काज में बहुत ज्यादा बिजी हैं और व्यस्त होने की वजह से आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है उसे लेटर लिखने का। ये सब कहा मैंने जैसे आपने मुझे समझाया था। और ये बात सुन के सेजल खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, उसे जाकर एक मैसेज देना कि अब मैं ठीक हूँ और अब मैं जल्द से जल्द उसे देखने आऊंगी क्योंकि मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। और ये बात सुन के वो एकदम से घबरा जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है कि क्या 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 कहना चाहती हैं आप। और ये बात सुन के वो एकदम से गुस्से में आ जाती है और तभी फिर गुस्से में कहती है डॉल्फिन। और फिर डॉल्फिन लड़खड़ाती हुई आवाज में आगे बोलती है कि आप उससे मिलने जाएंगी, कब जाने के बारे में, मतलब कब 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 सोच रही हैं आप उससे मिलने जाने के बारे में? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कब जाने का इरादा कर रही हैं? और जब वो बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे सवाल करती है तो सेजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तभी फिर वो कहती है हाँ, एक तो मैं बीमार हूं, ऊपर से मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे पहले ही ये सब कुछ देखना पड़ रहा है और ऊपर से तुम्हारी ये हरकतें, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है तुम्हें। और सेजल के इस बदले हुए रूप को देखकर मेड तो एकदम से डर सी गई थी क्योंकि उसे लगा था कि सेजल तो मरने वाली है, मगर ये रूप देखकर तो वो एकदम से चौंक गई। और फिर वो कहती है कि हाँ, माफ कीजिएगा माय लेडी, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब आप मुझ पे दया दिखाएं। और गुस्से में सेजल उसे देखकर कहती है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ से अभी इसी वक्त निकाला जाता है। और ये बात सुन के तो उसकी सांस ही अटक गई और वो अपने घुटनों पर गिरकर कहती है कि माय लेडी ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनका क्या होगा, आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी बौखला सी गई थी, मैं अब ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा करूंगी, मुझे मौका दीजिए। और तभी सेजल कहती है तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। और ये बात सुन के वो और घबरा जाती है और कहती है कि सच में मैं अपनी जगह भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए, अब आप मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, आखिरी मौका। और ये बात सुन के सेजल थोड़ा खुद को शांत करती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ खुद को साबित करने का, ठीक है। और ये बोलकर तो वो मानो उस मेड का दिल ही जीत लेती है और वो एकदम से खिलखिलाते हुए उठ जाती है और कहती है कि शुक्रिया माय लेडी, शुक्रिया, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और तभी फिर हमारी सेजल कहती है कि ठीक है, अब उठ के अपना काम करो, तुम्हें पता है ना तुम्हें इस वक्त क्या करना है, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। और तभी फिर वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि जी नहीं मैम, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ, ये बोलकर वो अपने काम काज में लग जाती है और सेजल उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, सुना तुमने। और धीरे धीरे वक्त बदलने लगता है और वही होता है जिसका डर था। सेजल की हालत हद से ज्यादा बदतर होने लगती है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाती। जब एक दिन डॉल्फिन वहां पहुंचती है तो वो चिल्ला रही होती है कि माय लेडी आप ठीक तो हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही माय लेडी। आपको पता है मैं मेल के पास गई थी, हमेशा की तरह आज भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं तो बस ये सोच रही थी
कि काश मैं उसे अपने कब्जे में कर सकूं। उसने पता है क्या कहा कि वो समंदर में कब जा पाएगा, और मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसे समंदर में छोड़ूंगी जब आप इस दुनिया से चली जाएंगी। हाँ, मैंने उससे ये वादा किया है, और उसके बाद शायद फिर वो मेरा हो जाए। और लगता है वो वक्त आ गया है। अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर सकूंगी, है ना? और देखते ही देखते वहां के हालात ही बदल गए थे। वो महल सुनसान सा हो गया था। हम देखते हैं कि किस तरीके से मेड को लगता है कि हमारी सेजल मर चुकी है, और अब वो यही सोच रही होती है कि अब वो अपना वादा पूरा करेगी, उस मरमैन को उस लेक से निकालकर सी में डालकर आएगी, क्योंकि उसने ये उससे प्रॉमिस किया था। और ये बातों के बाद हम देखते हैं वहां का माहौल एकदम से बदल सा जाता है। वो प्यारी सी खूबसूरत सी जगह एकदम से सुनसान जंगल जैसे लगने लगती है। ऐसे लगता है यहाँ पर कोई हो ही ना, कोई भी परिंदा तक पर नहीं मारता था, और सिर्फ थे तो यहाँ पर कां, जो कि इस वक्त उस खाली कमरे को देख रहे थे। इस खाली कमरे के अंदर जितनी भी चीजें थीं, उन सारी चीजों को वाइट पर्दे से ढक दिया गया था, मानो इस कमरे का वजूद ही खत्म कर दिया। क्योंकि यहाँ की मालकिन ही अब इस कमरे में नहीं रही, तो इन सब चीजों का क्या मतलब। और सेजल के बिस्तर के आगे बहुत सारी मोमबत्तियां लगा दी गई, जैसे कि उसे श्रद्धांजलि दी जा रही हो। इन्हीं सब के बीच कुछ अजीब सी हलचल होती है। एक हाथ जो कि इस सुनसान घर में हलचल सी करता है पर्दे को पीछे करके, और वो अपना पाँव जमीन पे रखती है, और जब वो आराम से खड़ी होकर देखने लगती है कि ये सब क्या है, क्या सच में इन्हें लग रहा है कि मैं मर गई हूं? क्या सच में? मुझे कितना वक्त हो चुका है यहाँ पर लेटे हुए? क्या ज्यादा वक्त बीत गया है? और फिर वो इधर उधर देखने लगती है। क्या सच में मैं मर गई थी? क्या मैं दोबारा जिंदा हुई हूँ? या कुछ पल के लिए शायद मेरी सांसें बंद हो गई हो? मेड कहाँ पर है? मैंने उसे कहा था कि मेल को संदेशा भेज दे, मैं उससे बहुत जल्द मिलने आऊंगी। और अगर वक्त ज्यादा निकल गया होगा तो क्या वो मेरा सर फटा जा रहा है? क्या वो अभी भी इंतजार कर रहा होगा मेरा? मुझे जाना होगा उसे देखने, मुझे जाना होगा। और ये सब कुछ सोचते हुए वो जब बाहर आती है तो वो और हैरान होती है, क्योंकि वहां पर भी कोई नहीं होता। सारा घर सुनसान पड़ा हुआ होता है। सारे के सारे वहां पर काम करने वाले गायब थे। और ये देखकर सेजल और परेशान हो जाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है? कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? सब लोग कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? क्या सच में मैं बहुत वक्त से बीमार थी? तो इसका मतलब कि मेल तो इंतजार कर रहा होगा ना मेरा। उसे लग रहा होगा मैं धोखेबाज हूँ, मैं तो उसके पास गई ही नहीं ना। और इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेल की लेक में कोई पत्थर मार रहा होता है जोर जोर से, और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें बाहर आना ही होगा। तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मेल? बाहर आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी? मैं ऐसा नहीं करने वाली। तुम जब तक बाहर नहीं आते ना, तब तक मैं इस लेक में पत्थर मारती रहूंगी। सुना तुमने? और तुम्हें बाहर आना होगा। और ये सब जो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कोई और नहीं बल्कि डोहिन ही होती है, जो कि अपने मालकिन के मरने के बाद यहाँ पर सीधा मेल से मिलने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, इसलिए बाहर निकलो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ।
और बेचारा मेल मजबूर होके उसे पानी की सतह से ऊपर आना ही पड़ता है और धीरे धीरे वो बाहर निकल आता है और उसे बाहर आता देख वो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, सच में आखिरकार मैंने तुम्हारा ये कीमती और हसीन चेहरा देख ही लिया ना, तुम बाहर आ ही गए। और तभी फिर मेल कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और ये बात सुन के डॉल्फिन कहती है, तुम्हें वो वादा याद है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था? अब वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। और तभी वो कहता है, तुम क्या कह रही हो, मैं समझा नहीं। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें समझाती हूँ। इस टाइम तुम्हारी मालकिन वो सेजल इस दुनिया से जा चुकी है और मैंने तुम्हें बोला था ना कि जब वो इस दुनिया से चले जाएगी तो मैं तुम्हें समुंदर में ले जाऊंगी। और ये बात सुन के मेल तो एकदम से परेशान ही हो जाता है और सोचने लगता है कि सेजल इस दुनिया में नहीं रही। और फिर वो डॉल्फिन को देखने लगता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? क्या इसी की वजह से वो मुझे मिलने नहीं आई? उसने कोई भी पत्र नहीं लिखा मुझे इसकी वजह से। क्या ये सच है? वैसे कैसे मर गई वो? उसे क्या हुआ? कहीं तो तुमने तो उसे मार डाला? क्या तुमने मारा है उसे? और ये बात सुनते ही डॉल्फिन कहती है कि क्या फर्क पड़ता है कि किसने मारा है उसे, वो मर गई ना बस। वैसे भी उसकी किस्मत में मरना ही लिखा था, आज नहीं तो कल वो मर ही जाती। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो तो एक बुरी औरत थी ना, उसने कितना तंग किया तुम्हें। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें खुशी मनानी चाहिए। और मैं देखो अपना वादा पूरा करने आई हूँ यहाँ पर। अब मैं तुम्हें समुंदर में ले जाऊंगी। समझ में आ रहा है तुम्हें तुम्हारा साथ कौन दे रहा है इस वक्त? ये बात सुन के तो मेल फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो पर वो मरना डिजर्व नहीं करती थी। मैं जानता हूँ उसने बुरा बर्ताव किया मेरे साथ, मगर फिर भी वो मेरी केयर करती थी, मुझे पत्र लिखती थी। मेरा अकेलेपन को दूर करने के लिए वो मुझे कहती थी कि वो मुझसे मिलने आएगी। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे इस तरीके से नहीं चले जाना चाहिए था। और ये सुन के तो डॉल्फिन और गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम उस औरत के लिए रो रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो बहुत ही जालिम औरत थी। तुम्हें उसकी हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम तो नादान हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाल कर मैं बड़े समंदर में ले जाऊंगी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम यहाँ पर उसकी याद में आंसू बहा रहे हो। ये बात सुनते ही मेल कहता है, नहीं, वो जालिम नहीं थी, शायद वो मेरी वजह से ही हो गई। हाँ, मैं ही ऐसा हूँ। मुझे देखते ही सब मुझे पाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वजह से शायद उसके मन में लालच आ गया हो और वो ऐसे बदल चुकी हो। वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होगी ना, शायद मैं ही ऐसा हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है। और डॉल्फिन को गुस्सा आने लगता है और वो आगे बढ़ के उसके बालों को पकड़कर कहती है, चाहे कुछ भी हो, इसकी वजह तुम हो या कोई और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एक बात से फर्क पड़ता है कि अब इस वक्त तुम मेरे कब्जे में हो। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारी मालकिन अब यहाँ से जा चुकी है और अब मैं तुम्हारी नई मालकिन हूँ। अब तुम मेरे हो, समझ में आया तुम्हें? इसलिए ये आनाकानी करना बंद करो। अब जो मैं कहती हूँ चुपचाप वो करो। वो उसके बाल नोच रही थी और मेल बेचारा पानी की अंदर मछली की तरह तड़प रहा था और वो उसे देखते हुए कहती है कि तुम्हें समझ लेना चाहिए, अब मालकिन तुम्हारी मैं हूँ। मगर उसे नहीं पता होता कि उसके पीछे उसकी वो मरी हुई मालकिन जिंदा खड़ी थी। जब वो अपनी खुशी का जश्न मना रही थी तभी हमारी हीरोइन मौका पाते ही उसके सर के ऊपर वो बड़ा सा डंडा मार देती है, जिससे वो उसी टाइम फौरन
बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और मेल को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये सब अभी क्या हुआ, कि इसे किसने मारा। ये तो सेजल है ना। उसकी आंखों से पानी मानो थम सा गया था। वो सामने की ओर देखने लगा और तभी वो लालटेन को आगे कर अपना चेहरा दिखाते हुए नीचे बैठकर मेल को देखकर कहती है, कैसे हो तुम मेल? बहुत वक्त के बाद मिले हैं, है ना? और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। अब आखिरकार आगे हमारी हीरोइन क्या करने वाली है? क्या वो मेल को यही पानी में रखेगी या अपने पास फिर से उस टैंक में ले जाएगी? पर क्या वो जिंदा रह पाएगी? अगर वो मर गई तो उसके बाद मेल का क्या होगा? देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये है कि किस तरीके से हमारी सेजल जब अपने कमरे से बाहर आई थी तो लालटेन पकड़कर जब वो जा रही थी तभी उसे किसी की आवाज आ रही थी और वो आवाज एकदम से सुन के वो उस साइड की ओर जाने लगी और सोचने लगी कि इतनी देर में यहाँ पर कौन आया है। और तभी उसे आवाज आती है डॉल्फिन, जो कि हमारे हीरो पर चिल्ला रही होती है और कहती है कि कब से बुला रही हूँ मैं तुम्हें, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बाहर आओ वरना मैं ये पत्थर मारना बंद नहीं करूंगी। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से रुक जाती है और सोचने लगती है ये तो डॉल्फिन की आवाज है ना, मगर ये इतनी लेट यहाँ पर ये कर क्या रही है? और तभी हम देखते हैं, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था, कि हमारे मरमैन को आखिरकार सतह पर आना ही पड़ता है। वो जब पानी से ऊपर आता है तो वो खुश हो जाती है और तभी वो बाहर आकर कहता है कि बताओ तुम इतनी लेट यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और उसकी ये आवाज सुन के इतनी देर के बाद हमारी सेजल तो मानो तन मन से खिल सी गई थी और मन में सोचने लगती है कि मेल, ये तो मेल की आवाज है ना? क्या ये डॉल्फिन से बात कर रहा है? अरे मैंने इसकी आवाज सुने हुए कितना वक्त बिता दिया है, आज कितना अच्छा लग रहा है मुझे इसकी आवाज सुन के। पर एकदम से उसके अंदर एक अजीब सा जज्बात सा पनपता है और वो मन में सोचने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हें संगलों के साथ बांध के अपने टैंक में ही रख लेना चाहिए था, ताकि तुम्हारी ये प्यारी आवाज कोई और ना सुने मेरे अलावा। तुम जीते या मरते मगर मेरे सामने ही होता वो सब कुछ, ताकि मेरे अलावा कोई आवाज ना सुन पाता तुम्हारी। और तभी उसे डॉल्फिन की वो बात सुनने को मिलती है कि सेजल अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये बात सुन के वो एकदम से शांत हो गई और सोचने लगी, मेल, क्या तुम भी मेरी मौत ही चाहते थे? सच में? उसकी आंखों में मानो नमी सी आ गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था कि वो यहाँ पर आकर कुछ ऐसा सुनने वाली है। तभी तो वो एकदम से घबराई हुई थी और बस इंतजार कर रही थी कि मेल क्या कहने वाला है। मगर तभी मेल उसकी ये बात सुन के आगे जवाब देता हुआ कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे मर सकती है? क्या इसीलिए अब वो मुझे लेटर नहीं लिख रही, इसलिए वो यहाँ पर मुझे मिलने नहीं आती? मगर वो ऐसे कैसे जा सकती है? ऐसे ये सब कुछ अचानक से कैसे हो सकता है? और वो अचानक से रोने लगता है और सोचने लगता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं थी। वो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास आती थी, मेरी परेशानियों को समझती थी, भले ही उसने मुझे कैद में रखा हो। और सेजल ये देखकर हैरान थी कि मेल रो रहा है और वो भी मेरे लिए। मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, इसे इसके परिवार, इसके समंदर से अलग कर दिया। मेरी वजह से इसे टैंक में रहना पड़ा और ये मेरे लिए रो रहा है। और मेल तो यहाँ पर फूट फूट के रो रहा था कि वो यहाँ से कैसे जा सकती है। और तभी सेजल को डॉल्फिन की वो गुस्से भरी आवाज आती है, तुम मानो या ना मानो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये रोने धोने से क्या कर रहे हो तुम? ये ड्रामा बंद करो। वो वैसे भी मरने ही वाली थी, अब तुम मेरे हो, समझ में आया तुम्हें? अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें भेज रही हूँ यहाँ से समंदर।
और ये सारी बातें सुन के, उसकी बदतमीजी देख के हमारी हीरोइन से तो रहा नहीं जाता और पास पड़ी उस लकड़ी को उठा लेती है गुस्से में। और जब हमारी डॉल्फिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से लगी होती है उसके बाल नोचने, और हमारी हीरोइन पीछे से आती है और आकर उसके सर पर धमाधम मार देती है एकदम से, और वो हमारे मेल के सामने देखते ही देखते एकदम से गिर जाती है। और फिर हमारी हीरोइन लालटेन उठाकर मेल को देखते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर ठीक होगे, हाँ मगर यहाँ पे भी परेशानियां हैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेल, कैसे हो तुम? और फिर इसी के साथ सीधा सीन हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर सेजल उसे एक पेड़ के पास लेटा देती है और मेल कहता है कि अब तुम इसके साथ क्या करोगी? वो मतलब डॉल्फिन के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है कि वो पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और तभी हमारी हीरोइन कहती है अच्छा तो तुम अब इसे डिफेंड कर रहे हो, तो ऐसा क्या हुआ जिसने इसे बदल दिया, बताओ मुझे। और मेल कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, पहले ये ऐसी नहीं थी, पहले अच्छे से बात करती थी, अभी ये ऐसी हुई है। और हमारी हीरोइन कहती है तो मैं वही पूछ रही हूँ, किसने बदला इसे, क्या वजह देना चाहते हो तुम? और मेल कहता है मुझे लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी पावर की वजह से। मैं लोगों को मोहित कर देता हूँ, लोग मेरी तरफ आकर्षक होते हैं, शायद इसीलिए मुझे पाने की लालसा ने इसे बुरा बना दिया। कि सुनते ही सेजल चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये जो सब कुछ हुआ है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, उसका कोई भी कसूर नहीं था। और तभी हमारा मेल कहता है कि मेरे अंदर ऐसी पावर है जो सामने वाले को मजबूर कर देती है, और अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकूं, इसलिए मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी हमारी हीरोइन कहती है तो तुम अब मेरी नौकरानी को डिफेंड करने वाले हो जिसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया है। और तभी वो कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ, अगर मुझे इन पे काबू करना आता तो वो बुरी ना बनती। और तभी हमारी हीरोइन कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, वो मेरी मेड है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं देखूंगी, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम गलत इंसान के लिए परेशान हो रहे हो, तुम्हें मेरे लिए परेशान होना चाहिए। सुना तुमने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ कि तुम उसकी फिक्र कर रहे हो इस वक्त। और एक बात तुम्हें मैं बता दूं, अच्छे से याद रखो, तुम मेरे हो, सुना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। और उसकी ये बात सुन के वो कहता है कि देखा, पहले वो मेरी वजह से ऐसी हो गई थी और अब तुम भी बदलने लगी हो, शायद ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। और उसकी ये बात सुन के वो उसे देखकर कहती है तो तुम्हें लगता है अब मेरा बिहेवियर जो चेंज हो रहा है वो तुम्हारी वजह से है, मतलब कि हाँ तुम गुनाहगार हो और मैं तुम्हारी विक्टिम। मगर मैं तुम्हें बता दूं मेल, ये हमारे खानदान में ही पागलपन है, हमारे खून में ही ये पागलपन है, हम नॉर्लैक्स फैमिली ही सारी की सारी ऐसी है। और फिर वो अपनी माँ और अपने बाप को याद करने लगती है जिसने उसे सारी उम्र कैद में रखा। और फिर वो कहती है कि मेरे और मेरे बाप के बीच में फर्क सिर्फ इतना सा है कि मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो माँ पर गई है और पागलपन बाप के खानदान पर। और तभी उसे वो वक्त याद आता है जब वो उसकी माँ उसे कहती है कि ये प्यार नहीं, ये ऑब्सेशन है, ये पागलपन है। जब ये सारी बातें वो मेल से कर रही थी तब उसे एकदम से वो बात याद आई और वो मेल से पीछे हट गई कि कहीं ये भी तो ऑब्सेशन नहीं है जो वो कर रही है। तभी वो खुद को काबू में करती है और पलटकर कहती है कि हमारी जो बाकी बातें रह गई हैं वो मैं आकर करूंगी। और बिना ध्यान दिए सामने की ओर आगे बढ़ने लगती है। मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, डॉल्फिन को होश आ गया था और वो उठते ही सीधा हमारी सेजल को धक्का देती है
और जो बेचारी अपने पाँव पे अभी अच्छे से भी नहीं खड़ी थी, एकदम से सीधा पानी में जाती है और देखते ही देखते हमारे उस मरमैन की आंखों के सामने वो पानी के अंदर डूब रही थी। और उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी ये क्या हुआ, क्योंकि अभी अभी तो वो लोग बात कर रहे थे ना। एकदम से उसकी आंखें ये कैसा नजारा देख रही है और वो एकदम से पानी के अंदर, पानी की सतह के नीचे चली जाती है। में ही हम देखते हैं किस तरीके से डॉल्फिन, जो कि इस वक्त जख्मी सी, अचानक से ना जाने कहां से खड़ी होकर आ जाती है और सीधा हमारी हीरोइन को धक्का देती है पानी में। और देखते ही देखते वहां का मंजर बदल सा जाता है। हमारे मेल के सामने, जिसके साथ अभी वो बातें कर रहा था, वो लड़की पानी के अंदर डूबने लगती है और वो बेकाबू होकर चिल्लाने लगता है। और उसे बचाने के लिए, इससे पहले वो पानी के अंदर जाता, डॉल्फिन उसे हाथ से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वैसे भी उसके नसीब में मरना लिखा है, चलो मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था, मैं तुम्हें समंदर में छोड़ूंगी। और तभी मेल गुस्से में उसे देखता है और कहता है कि छोड़ो मुझे, मैंने कहा अभी छोड़ो मुझे। और ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे तुम समुद्र में छोड़कर आओ? ये सब तुम अपने मन का ख्याल क्यों बना रही हो? और तभी फिर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम्हें इस वक्त मेरी बात माननी चाहिए, ना कि उसकी। और मेल उसे गुस्से से धक्का मारता है और उसे पीछे धकेल कर कहता है कि मैंने कभी भी तुमसे मदद नहीं मांगी और इस वक्त मुझे सिर्फ सेजल की फिक्र है, ना कि तुम्हारी। समझ में आया तुम्हें? और मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चली जाओ यहाँ से, सुना तुमने? और सेजल जैसी भी है, मगर वो इतनी भी बुरी नहीं है। और ये बात सुन के वो तो एकदम से दंग रह जाती है और अपने मन में यही सोच रही थी कि मैंने तो इसकी मदद करनी चाहिए। और उसे देखकर कहती है मैं तो तुम्हारा साथ देना चाहती थी ना, मगर। और फिर जैसे उसका दिल सा टूट गया था। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, वो अपने जज्बातों को समेटकर वहां से दौड़कर निकल जाती है। उसके पास जो लालटेन पड़ी हुई थी, जिसमें आग जली हुई थी, उसके पलटकर जाने से उसके पैर से वो खिसक जाती है, जिससे उस लालटेन के शीशे टूट जाते हैं और वो आग पास पड़ी घास पर लगनी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वहां का मंजर कुछ भयानक सा हो जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं उधर हमारी सेजल, जो इस वक्त पानी के अंदर डूब रही थी, वो भी अपने मन में कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि ये तो लेक के अंदर अजीब सा एहसास है, मेरी सोच से ज्यादा ठंडी और शांत है। क्या मैं यहीं पर मरने वाली हूँ? और मेल को कितना अकेलापन महसूस होता होगा ना यहाँ पर। सच में यकीन नहीं आता ये कितनी शांत है। और तभी उसके सामने वो मेल को देखने लगती है और अपने मन में सोचती है क्या ये मेल है? क्या ये मुझे बचाने के लिए आया है? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसे कैदी बना के रखा है इस लेक के अंदर, और ये मुझे ही बचाने के लिए आ गया। नहीं नहीं, इसे मुझे नहीं बचाना चाहिए ना। और तभी मेल आके उसे पकड़ लेता है और वो उसे देखने लगती है और मन में सोचने लगती है कि नहीं मेल, मुझे मर जाने दो, मैं वैसे भी मरने ही वाली हूँ, मुझे मत बचाओ, मुझे सच में मत बचाओ, तुम पछताओगे, तुम एक दिन सच में बहुत ज्यादा पछताओगे कि तुमने मुझे बचाया क्यों। मगर इससे पहले कि वो अपने एहसासों से, अपनी सोच से उसे कुछ कह पाती, हमारा मेल उसे देखते ही देखते वहां पर सांस देने के लिए उसे किस करने लगता है। और सेजल तो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर सोचने लगती है कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूं मेल, जितनी तुम समझ रहे हो। तुम्हें सच में बहुत पछतावा होने वाला है मुझे बचाने के लिए। और तभी
फिर एकदम से एक अजीब सा एहसास होने लगता है उसे, मानो सर्दी, कड़ाके की ठंड हो। उसकी जिंदगी में न जीने की चाह, न कोई और, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी से रंग गायब हो चुके थे। वो सूनी आंखों से अकेली, तन्हा, अपनी बीमारी के साथ जूझती हुई उस बर्फ के समंदर के अंदर जाए जा रही थी। और तभी उसकी जिंदगी में खुशियां देने वाला मेल एकदम से हंसते हुए दिखाई दिया उसे, और जिसे देखकर उसे लगा मानो सब कुछ ठीक है, अब जिंदगी आसान है। वो उसे देखते हुए कहती है, मेल मेरे पास आओ। और मेल उसे दूर से देखते देखते उसे अलविदा कहते हुए वहां से जाने लगता है। और उसे जाता हुआ देख मानो उसकी सांस से थम गई थी कि मेल कहाँ जा रहा है और ये मुझे छोड़कर कहाँ जा सकता है। देखते ही देखते मेल उसकी आंखों से ओझल हो गया था। उसकी वो चमकती हुई पूंछ अब बेरंग होकर उस पानी के अंदर चले गई थी। और सेजल उसे दूर से चिल्लाते हुए कहती है कि मेल, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बस तुम ही तो थे ना मेरे पास, तुम भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जा रहे हो तुम मेल? मेल रुको मेरी बात सुनो। और वो उस पानी के अंदर आ गई थी और वो देखने लगी कि मैं तो तुम्हारे लिए पानी के अंदर आ गई हूँ, देखो। मेल, इससे पहले कि वो अपने पांव उस पानी में जमा पाती, वो उस पानी के अंदर डूब जाती है। और एकदम से उसे एहसास होता है जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हैं और शायद अब ये उसका आखिरी वक्त है और आखिरी चाहत मेल को देखने की। और इससे पहले कि कुछ और होता, वो अपनी आंखें खोलती है और गहरी सांस लेती है कि ये क्या है? मैं मरी नहीं? क्या मेल ने मुझे बचा लिया? और उसकी आंखें खुली देख यहाँ पर मेड एकदम से चिल्लाने लगती है, ओह माय ग्रेस, माय ग्रेस, अरे मैडम को होश आ गया है, जल्दी से जाकर ड्यूक को कोई खबर देकर आओ। और तभी एक मेड कहती है कि हाँ मैं जाकर ड्यूक सर को बता के आती हूँ कि सेजल्स मैम को होश आ गया है। और तभी बाकी मेड आगे पीछे देखने लगती है और कहती, आप ठीक तो है ना, आपको कुछ चाहिए क्या? और सेजल उनकी बातों पर बिना ध्यान दिए आंखें खोलकर यही सोच रही थी कि मुझे लगा था मैं तो बच नहीं पाऊंगी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मगर मैं बच गई। तो इसका मतलब कि मेल ने आखिरकार मुझे बचा ही लिया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका वो प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा था। और तभी देखते ही देखते ड्यूक वहां पर आ जाते हैं और आकर कहते हैं, सेजल क्या तुम ठीक तो हो ना? कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? कुछ बुरा एहसास? और तभी सेजल कहती है, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। मेल कहाँ पर है? क्या वो ठीक है? और तभी उसके पापा उसकी तरफ देखने लगते हैं। मेल, वो जीव जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया हुआ है, हाँ ठीक तो नहीं है, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे वहां पर लालटन से आग लग गई थी। और हम भी वहीं उसी सीन में जाते हैं दोबारा। वहां पर आखिर क्या हुआ था जब वो उसे बचाकर ऊपर ले आया पानी की सतह पर, तो वो चिल्ला चिल्ला कर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। सेजल तुम ठीक तो हो ना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? और कुछ लोग जब वहां पर आए तो वो उन्हें देखकर खुश सा हो गया कि हाँ अब सेजल बच जाएगी। और आग बढ़ती जा रही थी। और तभी फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगा, देखो सेजल इधर है, मदद कीजिए हमारी, कोई मदद करो, यहाँ पर है। क्या सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? मैं कह रहा हूँ वो इधर है, सेजल की मदद करो कोई, वो नहीं तो मर जाएगी। अरे कोई तो इधर देखो, इधर आकर मदद करो, सेजल तुम ठीक तो हो ना? और जब कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था, वो जोर से चिल्लाने लगा, मदद करो, सेजल यहाँ है। और तभी शायद किसी को तो उसकी आवाज चले गई
और वो पानी की सतह तक आ चुका था। और उसके पापा बताते हैं कि उसकी वजह से उसकी जो पूंछ थी, वो प्यारी सी पूंछ, वो जलकर हल्की हल्की पीछे से अजीब सी हो गई है। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसने अपनी पूरी जान लगा दी तुम्हें बचाने के लिए, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें फिर से शॉक में चली जाओ और ज्यादा बीमार हो जाओ। तुम्हें ठीक होने तक मैंने ये छुपा कर रखा, पर उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर ने कहा कि शायद इतना ज्यादा चिल्लाने की वजह से वो अपनी आवाज खो चुका है और अब वो कभी भी बात नहीं कर पाएगा। और ये बात सुन के तो वो एकदम से शॉक में ही चले गई। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीधा शिफ्ट होता है, यहाँ पर मेल को वापस टैंक में ही ले आया गया है और हमारी हीरोइन उसकी तरफ देखते हुए बातें करती है और कहती है कि जहाँ तक के लेक की जो आग है अब उसे संभाल लिया गया है, मगर फिर भी जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं तुम्हें पानी के अंदर नहीं डाल सकती, सुना तुम्हें? और तुम यहाँ पे सिर्फ अपने आप को तंदुरुस्त करने के लिए आए हो। जब तुम ठीक हो जाओगे मैं वापस तुम्हें वहां पर भेज दूंगी। और तभी फिर वो उसे गौर से देखने लगती है और सोचने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इसकी ये हालत, इसे कितनी चोट लगी हुई है और इसकी जो रेडिएंट पूंछ थी एक टाइम पर कितने कलर दिखाती थी, किस तरीके से अब बीच में सड़ी हुई है और इसके पर कैसे दर्द कर रहे हैं। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और इसकी वो आवाज, वो चिल्लाने की वजह से, आग में घिरते हुए भी इसने किस तरीके से मुझे बचाया है। मैं जानती हूँ इतना सब कुछ इसने कर तो दिया जल्दबाजी में, मगर अब यहाँ पर ये पछता रहा होगा। इसे सच में बहुत पछतावा होगा मुझे बचाने का, क्योंकि इसकी खुद की हालत ऐसी जो हो चुकी है। और तभी वो अपनी प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखने लगती है कि क्या ये सच में पछता रहा है। मगर मेल तो हंस रहा था, मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। हम शुरू में ही देखते हैं कि हमारी हीरोइन काफी इमोशनल हो जाती है हमारे छोटे से नन्हे से मेल की इस हालत को देखकर, और वो उसे यही कह रही होती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहीं पर टैंक में इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम यहाँ पर अच्छे से ठीक हो जाओ। और उसे उसकी हालत देख के उस पर तरस आ रहा होता है, क्योंकि उसकी जो पूंछ, जो कि बहुत ही ज्यादा रेडिएंट थी, एक टाइम पे वो बहुत ही रंगों के साथ चमकती हुई नजर आती थी, आज वो फटी हुई एक अजीब सी लग रही थी, मानो जैसे पुराना कपड़ा बिल्कुल धोने की वजह से फट चुका हो और उसके चिथड़े उड़े हुए थे, जो कि उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। और वो मन में यही सोच रही थी कि शायद अब इसे पछतावा हो रहा होगा मुझे बचाने के बाद। हाँ, इसने मेरी मदद तो की है, मगर इसकी खुद की हालत ऐसी हो चुकी है तो पछतावा तो होगा ही ना, और ये बनता भी है। और मैं चाहती हूँ कि इससे पछतावा हो। और इसी नजरों के साथ वो बेचारे हमारे मेल को देख रही होती है, मगर हमारा मेल तो कोई और ही दुनिया में होता है, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मतलब ये कि हमारा मेल तो उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और खुश होता है। ये देखकर वो अपना आपा खो देती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम किस सिचुएशन में हो अभी? तुम ऐसे कैसे हंस सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए उस आग की वजह से और मेरी जान बचाने की वजह से तुम्हारी आवाज जा चुकी है। आज के बाद तुम कभी बात नहीं कर पाओगे, समझे? तुम्हें समझ में आ रही है ये सिचुएशन? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे लिए तो हर एक लाइफ कीमती है, तुम हमेशा यही सोचते हो, है ना? और उसे वो डॉल्फिन का सीन आता है याद, जब हमारे मेल कहते हैं कि डॉल्फिन का अब तुम क्या करोगी, और फिर वो बोलने लगती है मगर एक बात तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सब एक बराबरी में किसी को भी नहीं मानते हैं और सबकी जिंदगी इतनी कीमती नहीं होती है। और तुम्हारी जिंदगी को तो यहाँ पर कोई भी जरा सी भी वैल्यू नहीं देता। और अपने मन में सोचने लगती है कि मैं भी तो देखो ना किस तरीके से बुरा बिहेव कर रही हूँ तुम्हारे साथ। और फिर गुस्से में उसे देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अफोर्ड कर सकते हो किसी की जिंदगी बचाना? हाँ, बताओ मुझे।
और अपने मन में यही सोच रही होती है कि मुझे माफ करना, तुम्हें अभी पछतावा हो रहा होगा मुझे बचाने का, मगर इसके अलावा तुम्हें रोकने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और फिर अजीब सी हंसी हंसते हुए उसे देखती है और कहती है कि क्यों, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? तुम्हें क्या लगा सब इंसान एक जैसे होते हैं? हम इंसान हैं, हम बहुत ही सेल्फिश होते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं, ठीक है? और अपने मन में यही सोच रही थी कि बस तुम लोगों की मदद करने से रुक जाओ, कहीं इसमें तुम्हारा नुकसान ना हो। फिर उसे गुस्से में देखकर कहती है कि अगर उस सिचुएशन में तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर तुम जल जाते तो, या तुम्हें कोई उठाकर ले जाता तो, अरे सोचो तो सही क्या होता। तुम्हारी आवाज तक नहीं निकल रही थी, तुम मदद के लिए गुहार भी नहीं मांग पाते वहां पर, वहीं पर तुम्हारी क्या हालत होती, तुमने सोचा है? सोचा भी है कभी? ये बोलते हुए तो मानो वो टूट सी गई थी, वो सच में उसके दर्द को महसूस कर रही थी इस वक्त। और फिर कहती है कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा ये रहमदिल होना, तुम्हारी दयालुता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, सब कुछ धरा का धरा रह जाता अगर तुम्हें कुछ होता तो। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो तुम्हारी अपनी जिंदगी है। पर इस बार मैं तुम्हें शुक्राने के तौर पे अपने यहाँ नॉर्लैक्स का टोकन दूंगी, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में तुम्हें कभी भी किसी ने पकड़ लिया और अगर वो टोकन तुम्हारे पास हुआ और यही राज्य चल रहा हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें कुछ कहने की, यही सही रहेगा। और फिर उसे याद आता है कि डॉल्फिन से उसने लेटर लिखने के लिए कहा था, क्योंकि मेल को पढ़ना लिखना नहीं आता। और फिर वो सोचते हुए कहती है कि हाँ, यही सही रहेगा, मुझे इस वक्त यही करना होगा। अब से मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि पढ़ने लिखने की वजह से तुम जो सोच पा रहे हो, जो कहना चाहते हो, कम से कम वो तो एक्सप्रेस कर पाओगे, क्योंकि अब तुम बोल जो नहीं सकते। और बेचारे मेल की आंखें नम थी और वो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। और फिर वो कहती है कि अब से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई शुरू। और देखते ही देखते हमारी हीरोइन ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठा लिया होता है। वो पेपर पर जैसे हर एक पशु पंछी की तस्वीरें होती हैं, पहले उससे शुरू करती है और वो उसके कांच के शीशे पर उसे स्टिक कर देती है और स्टिक करके रोज उसे कहती है कि ये तुम्हारा आज का लेसन है, ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लो, देख लो, समझ लो, अगर कुछ ना समझ में आए तो नॉक करना, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें दोबारा से अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम और होगा ना तो तुम बोर नहीं होगे। मैं कुछ स्टिकर और यहाँ पे स्टिक कर देती हूँ ताकि तुम अच्छे से ये भी याद कर सको। ऐसे करती हूँ कि मैं कल का लेसन भी यहाँ पर पेश कर रही हूँ ताकि तुम्हारे पास टाइम हो, अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम उसे अच्छे से याद कर सको, ठीक है ना? हाँ, मुझे ये बताओ, तुम्हें अच्छे से अंदर से सब कुछ नजर तो आ रहा है ना? हमारी हीरोइन तो एक अच्छी टीचर बनके मेल के पीछे पड़ गई थी, मगर वो ये एक अच्छी नीयत से कर रही थी। उसे ये महसूस हो रहा था कि मेल इसमें इंटरेस्ट दिखा भी रहा है या नहीं, मतलब कि कहीं वो खुद ही तो इसके पीछे नहीं पड़ी। मगर मेल को देखकर उसे तसल्ली हो रही थी कि हाँ, वो खुद भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है इन सब चीजों में। वो अच्छे से हर एक चीज को घूर घूर कर देखता और समझने की कोशिश करता, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती। हाँ, ये उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा और हसीन वक्त था। वो यही सोच रही थी कि ये वो वक्त था जो उन दोनों ने सबसे ज्यादा करीबी के तौर पे बिताया है। और मन ही मन में कभी ना कभी वो ये भी सोचती थी कि क्या मेल भी उसके लिए वही फीलिंग रखता है जो वो मेल के लिए रखती है। मगर अगर ये सच है तो ये जिंदगी और भी खूबसूरत और हसीन लगने लगेगी अगर हम दोनों एक जैसे जज्बात अपने सीने में रखते हैं। हाँ, शायद इसी को खुशी कहते हैं लोग, है ना? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी हुई थी।
हाँ, आखिर तूफान ने तो आना ही था ना। और ऐसे ही एक दिन तूफान ने दस्तक दी और हमारी हीरोइन कहती है अंदर आ जाओ। और ये आवाज सुन के कोई अंदर दस्तक देता है और मेड आकर कहती है कि मैडम आपके लेसन का वक्त हो चुका है, और मेल के आगे कर्टन कर दिया जाता है। और तभी हमारी हीरोइन बाहर की ओर देखने लगती है और डॉक्टर आती है जो आकर कहती है कि वक्त हो चुका है आपके लेसन का, तो पढ़ाई शुरू करें। हाँ, हमारी हीरोइन एक गहरी सांस लेकर कहती है शुरू करते हैं। और यहाँ से शुरू होती है इनकी जिंदगी की सबसे बुरी दास्तां। ये कर्टन इसलिए लगाया जाता है ताकि कमरे में कौन एंटर कर रहा है ये पता ना चले, और खासकर इसलिए कि उसे ये पता ना चले कि वो कितनी बीमार है। इसलिए तो सारे मेड्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बोलते वक्त सोच समझ के बोले। और डॉक्टर आकर कहती है मैंने जो तुम्हें सुबह शाम लेसन याद करने को दिया था तुमने किया क्या? वो लाओ चेक करते हैं। और फिर वो जब उसकी नब्ज को चेक करती है और कहती है कि हाँ, इस लेसन में तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें इस पर ज्यादा जोर देना होगा, नहीं तो तुम इसमें कामयाब नहीं हो पाओगी। चलो मैं एक नया लेसन दे देती हूँ, शायद इससे कुछ मदद मिले। और हमारी हीरोइन इन कोड वर्ड से समझ जाती थी कि उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं है और कितना वक्त बचा है उसके पास। बस वो यही जानना चाहती थी जो आज मैंने तुम्हें लेसन दिया है तुम्हें वो याद हो या ना हो, मगर तुम्हें सुबह शाम इसकी पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? ये बातें करके हमारी डॉक्टर वहां से उठ जाती है और कहती है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से जो लेसन बताए गए हैं उन्हें रिपीट करती रहना, याद करती रहना मतलब के। और मेड कहती है मैडम जाने का वक्त आ चुका है, तो मैं आपके लिए बग्गी को मंगवा दूं। और तभी हमारी डॉक्टर कहती है कि नहीं, मुझे ड्यूक से कुछ बात करनी है, इसलिए मैं पहले उनसे मिलना चाहती हूँ। और ये बात सुन के मेड कहती है ठीक है, मैं आपको ग्रेस के पास ले चलती हूँ, चलिए हम लोग उधर चलते हैं। और तभी जाते वक्त डॉक्टर पीछे पलटकर देखते हुए हमारी सेजल से कहती है कि अपना ध्यान रखना, ठीक है? तो फिर कल मिलते हैं दोबारा अगले लेसन के लिए। हमारी हीरोइन वहां पर लेटकर अभी भी यही सोच रही थी, कल और कितने कल, कोई बताता क्यों नहीं कि और कितने कल बाकी हैं मेरे पास। पर सच कहूं तो मैं चाहती हूं कि ये कल बार बार आए, इतनी बार आए कि कम से कम मैं कुछ और वक्त इस मेल के साथ बिता सकूं। हाँ, वक्त के ऊपर वक्त बीत रहा था और जब अगला दिन आया तो वो डॉक्टर वहां पर नहीं आई। शायद उसने मेरी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पापा को बता दी होगी और कोई प्रोग्रेस ना होने की वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया होगा। और तभी फिर उसके बाद एक नया डॉक्टर, ये लेसन तुम्हें याद करना ही होगा, भले ही तुम्हें नींद आए या भूख लगे, मगर जो मर्जी करो तुम इस लेसन्स को मिस नहीं कर सकती। जितने बताए गए हैं उतने ही याद करने होंगे तुम्हें, तुम्हारा एग्जाम है, समझ में आया तुम्हें? डॉक्टर ये बोलकर सिर्फ दवाइयों पे दवाइयां दे रहे थे, मगर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। दिन ब दिन डॉक्टर बदलते जा रहे थे और सेजल की हालत और बिगड़ती जा रही थी। अब तो दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बेड से उससे उठा नहीं जा रहा था और वो अपने मन में मेल के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करके यही सोच रही थी कि शायद वो कुछ पल की झूठी खुशी थी, वो मेरी रियल लाइफ नहीं थी।